नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा हिस्ट्री सर्किल में। नवीन राज्यों के उदय के संदर्भ में आज हम अवध राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व क्लास में हमने बंगाल के बारे में जाना था और वहीं पर हमने इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधियों के बारे में चर्चा की थी। तो अवध राज्य जो था वो मुग़लों के अंतर्गत आने वाला एक सूबा था और इसके स्वतंत्र राज्य की शुरुआत सआदत खान के द्वारा की जाती है। होता क्या है कि मुग़ल राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सूबे मोहम्मद शाह के टाइम पर स्वतंत्र होने लगे थे। ठीक है, अर्थात मोहम्मद शाह की जो शासन पर बागडोर थी वो धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। अवध राज्य जो है वो उत्तर भारत के कन्नौज से लेकर कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था और सआदत खान के द्वारा इसको स्वतंत्र राज्य के तौर पर घोषित किया गया। इसका मतलब है कि जो मुग़ल राज्य यानी कि शाह आलम मोहम्मद शाह के द्वारा जो अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ पर की जाती थी वो अब किसके अंतर्गत की जाने लगी? सआदत खान के द्वारा की जाने लगी। और जो कर वगैरह मुग़ल साम्राज्य को अवश्य मिलता था उसके लिए भी सआदत खान ने कह दिया था कि जो कर होगा वो मैं खुद दिल्ली आकर पहुंचा दूंगा, मुग़ल बादशाह को तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही यानी कि 1719 से 48 के बीच बंगाल को भी स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। वहीं अवध के भी स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी गई सआदत खान के द्वारा। सआदत खान बुरहान मुल्क जो थी इनको एक उपाधि दी गई थी और ये ईरानी सरदार थे। ठीक है ना। सआदत खान बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया था 1720 में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, और मोहम्मद शाह के टाइम पर ही सैयद बंधुओं यानी कि अब्दुल्ला खां और इनके भाई साहब को, जो कि जिनको कि किंग मेकर भी कहा जाता है, उन दोनों को मोहम्मद शाह के टाइम पर ही ख़त्म किया गया था। और इस षड्यंत्र में जो मुग़ल बादशाह शाह आलम थे उनका साथ दिया था सआदत खान ने। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि मोहम्मद शाह खुश होकर सआदत खान को पंच हजारी का मनसब प्रदान करता है। इसके तदुपरांत उसको सप्त हजारी का मनसब प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये सप्त हजारी और पंच हजारी मनसब होते थे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत। ये एक रूल था, जो सप्त हजारी और पंच हजारी में कुछ सैनिक रखे जाते थे इसके अंतर्गत जिनको ये मनसब मिलता था, और सप्त हजारी जिनको मनसब मिलता था उनको पंच हजारी से ज़्यादा सेना रखने की अनुमति प्राप्त होती थी। ठीक है, और इसी के तदुपरांत मुग़ल बादशाह के द्वारा इन्हें बुरहान मुल्क की उपाधि मिली थी। इस उपाधि के उपरांत सआदत खान को अब शहादत खान बुरहान मुल्क कहा जाने लगा। ठीक है, 1722 तक ये आगरा का गवर्नर रहा। इसके बाद क्या होता है कि 1722 तक ही आगरा का गवर्नर था और साथ साथ ही अवध का सूबा भी इसके कंट्रोल में था। तो अवध पे कंट्रोल पूर्ण रूप से बना रहे इसलिए सआदत खान ने क्या किया, वहाँ पर अपना एक नायब नियुक्त कर दिया। यानी कि आगरा का प्रशासन और कार्यभार जो किसको सौंप दिया इसने? अपने एक नायब नीलकंठ नागर को। ठीक है, और अपना सारा जो ध्यान था इसने अवध की ओर एकाग्रचित्त किया। ठीक है, सआदत खान ने 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया और इस राजस्व बंदोबस्त को लागू करने का मेन उद्देश्य था सआदत खान को कि किसानों को जो पीड़ा पहुंच रही हो, किसानों का जो शोषण हो रहा है उच्च वर्ग यानी कि वहाँ के जमींदारों के द्वारा, उससे मुक्ति दिलाना। और कुछ हद तक कई हद तक किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति भी मिली इस नए राजस्व बंदोबस्त कानून के द्वारा। होता क्या है दोस्तों, नादिर शाह इसके बाद क्या करता है? अटैक करता है भारत पर सिंध के द्वार से। तो सिंध से होते होते जब पंजाब पहुंचता है, एक्चुअली सआदत खान की जो इच्छा थी वो मुग़ल साम्राज्य के वजीर बनने की थी और ये इच्छा इनकी पूरी नहीं हो पाई। तो इस वजह से अंदर ही अंदर मुग़ल साम्राज्य से ये क्या थे? असंतुष्ट थे साहब। अब असंतुष्ट होने की वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना नादिर शाह से मिल लिया जाए। तो जब पंजाब तक नादिर शाह पहुंच गया
तो इन्होंने अपने एक दूत के द्वारा संदेशा भेजा कि अरे साहब पंजाब तक आ गए तो दिल्ली कितना दूर है, दिल्ली तक भी आओ, बहुत सारा बड़ा सा खजाना मिलेगा। तो नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, अटैक किया दिल्ली पे और देखा कि वहाँ कुछ था ही नहीं। और वहाँ खजाना खाली देखकर क्या करता है नादिर शाह, दिल्ली के जो लोग थे, जो वहाँ के नागरिक थे, बच्चों को, औरतों को, उनके साथ बहुत ही भयानक तरीके से अत्याचार किया गया, लूटा गया उनको। और इसके उपरांत जब नादिर शाह सादत खान को बुलाता है तो सादत खान क्या करता है कि सादत खान सोचता है कि अगर मैं दिल्ली गया नादिर शाह से मिलने तो ये तो मुझे मृत्युदंड तो देगा ही। तो इस बात से डरकर सादत खान क्या कर लेता है दोस्तों, जहर खा के आत्महत्या कर लेता है। जहर खा के आत्महत्या कर लेता है। अब सादत खान के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, और इसका विवाह इसने अपने भतीजे सफदरजंग के साथ कर दिया था। तो इस कारण से अब अवध का जो कार्यभार था वो सफदरजंग के हाथों में आ जाता है। सफदरजंग जो होता है 1739 से अवध की राजगद्दी को संभालता है। मोहम्मद शाह ने एक फरमान के द्वारा सफदरजंग को क्या किया, अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 में क्या होता है कि सम्राट अहमद शाह जो था इस सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त कर लेता है। और वजीर नियुक्त, जब मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया सफदरजंग को, तो ये दिल्ली आ गया अवध से। और क्या करता है कि वजीर नियुक्त होने के बाद क्या होता है कि अहमद शाह इसको इलाहाबाद का प्रांत भी दे देता है। इलाहाबाद का प्रांत मिलने के बाद अब अवध का पूरा, और जो मुग़ल बादशाह के यानी कि अहमद शाह के द्वारा जो इलाहाबाद का प्रांत दिया गया था उसको, और साथ साथ दिल्ली के वजीर के पद का भी कार्यभार संभालता हुआ सफदरजंग आगे बढ़ रहा था। इसके बाद क्या होता है कि 1754 में सफदरजंग जी को अवध और इलाहाबाद की जनता की अशांति का सामना करना पड़ा। और दोस्तों इसका मेन कारण जो था वो था कि अवध और इलाहाबाद का शासक यानी कि नवाब वहाँ से मीलों दूर दिल्ली में आकर बैठा था। तो वहाँ की जनता की समस्याओं से सफदरजंग क्या था, अनभिज्ञ था। और इस अनभिज्ञता के कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ, और असंतोष उत्पन्न होने की वजह से जनता अपने जो नवाब था सफदरजंग उसके प्रति बागी बन गई। सफदरजंग वापस आता है इलाहाबाद, और वहाँ के जो बागी जमींदार थे उनका दमन करता है। तथा अब ये क्या करता है कि अवध के जो तटवर्ती क्षेत्र था, तटवर्ती राज्य था, वो पड़ता था मराठा साम्राज्य। तो अवध को कूटनीतिक तरीके से रक्षा करने के लिए वो मराठा सरदारों के साथ क्या करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और काफ़ी हद तक मराठा सरदारों के साथ मित्रता करने में सफदरजंग सफल रहा। और मित्रता होते ही दोनों में बहुत सारे वादे हुए, और इसी वादे के तहत क्या होता है कि सफदरजंग बोलता है कि जब बंगस नवाबों के विरुद्ध और रोहेलों के विरुद्ध जब मैं अभियान करूंगा तो आपको एक मित्र की तरह मेरा साथ देना होगा। मराठा जो थे वो इस बात को मान जाते हैं, और इस आत्मविश्वास के साथ सफदरजंग क्या करता है, 1750 यानी कि 1750 में बंगस नवाबों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। बाकायदे वायदे अनुसार मराठे सैनिकों और सरदारों का सफदरजंग को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, और इस समर्थन की वजह से क्या होता है, रोहेलों को ये मार के भगा देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, न्याय की उचित व्यवस्था करता है सफदरजंग। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि सफदरजंग के जो शासन में अवध और इलाहाबाद के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों में धर्म के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। उसकी राज्य में जो सरकारी नौकरियां थी उसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच निष्पक्षता की नीति को अपनाया गया था। और यहाँ तक कि सरकार का जो सबसे बड़ा पद होता था उस पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय को बिठाया गया था। तो इस नीति को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सफदरजंग जो था वो किसी भी प्रकार से धर्म विशेष के लिए कट्टरपंथिता नहीं रखता था और किसी दूसरे धर्म के लिए कटुता भी नहीं रखता था। 1753 में क्या होता है कि बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला आया। अवध वापस 1754 में
इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी यानी कि अवध का नया नवाब बनता है शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला जो था वो 1754 से लेकर 1775 तक अवध का नवाब रहता है। अब शुजाउद्दौला क्या किया कि शुजाउद्दौला ने अपनी सेनाओं की शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी की, उनके युद्ध कौशल को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाया, यहाँ तक कि जब तत्कालीन मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय दिल्ली से अपने मृत्यु के डर से अवध आया तो इसने अवध में शाह आलम द्वितीय को बाकायदा शरण दी। सोचिए, अपने समय के पूरे भारत के साम्राज्य के अधिपति यानी कि बादशाह को एक अवध का नवाब शरण दे रहा है, और वो बादशाह तथाकथित बादशाह किस वजह से अवध में शरण दे रहा है? ताकि षड्यंत्रकारी उसको मृत्यु ना दे दें या उसकी हत्या ना कर दें। और देखने में देखिए कि उस अवध के नवाब के पास कितनी शक्ति रही होगी जो एक पूरे मुगल साम्राज्य के बादशाह को शरण दे रहा है। ठीक है, तो इसने शाह आलम द्वितीय को शरण दी। और पिछले सेशन में हमने बताया था कि मीर कासिम भी बंगाल से भागकर जब अंग्रेजी सेना से युद्ध में हारा और भागकर सीधे कहाँ पहुँचा? अवध के पास पहुँचा। अवध में शुजाउद्दौला के पास पहुँचा। शुजाउद्दौला ने मीर कासिम को भी बाकायदा शरण दी और बोला कोई बात नहीं, आओ खाना पीना खाओ, मस्त रहो, हम अंग्रेज़ों पर फिर से चढ़ाई करेंगे। और इसी उपरांत पिछले सेशन में हमने इलाहाबाद की संधियों के बारे में बताया था। उन्हीं इलाहाबाद की संधियों के तहत अंग्रेज़ों का शुजाउद्दौला के बीच संधियाँ होती हैं, और इसी के उपरांत जो दूसरी संधि होती है उसमें क्या होता है कि नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच जो संधि बनती है तो उसके तहत कड़ा और इलाहाबाद जो दो क्षेत्र थे अवध के, उनको छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को वापस दे दिए थे। और जो युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेज़ों को शुजाउद्दौला साहब को के द्वारा 50 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया गया था। तो इसी के उपरांत जो संधि हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि, तो इसमें बोला गया था कि अब जो अवध है वो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति पूर्णतः निष्ठावान रहेगा। बनारस की संधि हुई 1773 में। इस इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद 1773 की बनारस की संधि जो थी वो नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों कि इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले जो अंग्रेज़ों के द्वारा इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत नवाब को वापस नहीं किए गए थे, वही दो क्षेत्र जो थे अंग्रेज़ों द्वारा इस अवध के नवाब को बेच दिए गए दोस्तों 50 लाख रुपए में। हाँ, मतलब क्या हुआ कि रास्ते में कोई जा रहा है, उसका मोबाइल छीन लो और उसी मोबाइल को उसको वापस 15,000 में बेच दो। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों इस बनारस की संधि में? 50 लाख रुपए में तो इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले शुजाउद्दौला को बेचे, और इसके अतिरिक्त नवाब ने जो था रोहिलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन लिया कंपनी से, और कंपनी ने बाकायदा बोल दिया जब भी आप रोहिलों के विरुद्ध अभियान करेंगे हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको इस सहायता के बदले में 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। शुजाउद्दौला ने कहा ठीक है भाई, 40,000 रुपये दे दिए, 40,000 नहीं 40 लाख रुपए कंपनी को इस सहायता के लिए प्रीपेड प्लान के तहत शुजाउद्दौला ने किसको दे दिए? वारेन हेस्टिंग्स साहब को। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मराठों से प्रेरित होकर आत्मविश्वास से भरकर सफदरजंग ने बंगस पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, उसी तरीके से शुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों से पूरा विश्वास लेकर क्या किया दोस्तों? अब क्या किया? इसने भी युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ? रोहिलों के खिलाफ। लेकिन अपनी वादे के अनुसार अंग्रेज़ों ने इसकी सहायता भी की, और 1774 अप्रैल में मीसपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध हुआ दोस्तों रोहिला सरदार हाफिज़ रहमत खां और शुजाउद्दौला के बीच में, जिसमें हाफिज़ रहमत खां की हारी और उसको मृत्युदंड दे दिया गया। इस प्रकार रोहेलखंड का जो हिस्सा था
वो अब अवध में सम्मिलित कर लिया जाता है। और अवध में सम्मिलित होने के बाद शुजाउद्दौला क्या करता है कि वहाँ रहने वाले 20,000 रोहेलों को रोहेलखंड से बोल देता है या तो मृत्यु लो या फिर यहाँ से बाकायदा पलायन कर जाओ। तो 20,000 रोहेलों का देश निकाला हो गया दोस्तों उस समय। 1775 में क्या होता है, फैजाबाद की संधि होती है। फैजाबाद की संधि के उपरांत जो अंग्रेज सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है शुजाउद्दौला के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज एक वादा करते हैं अवध के नवाब को कि वो अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। ठीक है, यानी कि अवध की बेगमों की संपत्ति को अंग्रेजों को रहते हुए कोई भी दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बाद क्या होता है, शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है 1775 में और नया नवाब बनता है दोस्तों आसफुद्दौला। कौन बनता है? आसफुद्दौला। अब आसफुद्दौला की जो माता थी बहू बेगम और इसकी जो दादी थी बुर्रा बेगम, तो बुर्रा बेगम और बहू बेगम दोस्तों, ये बुर्ग बेगम नहीं है, यहाँ पे बुर्रा बेगम है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये जो बुर्ग बेगम लिखा हुआ है ये बुर्ग बेगम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे है बुर्रा बेगम, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो बहू बेगम और बुर्रा बेगम के पास बहुत संपत्ति थी, सोना चांदी था। ये बात 1775 में वारेन हेस्टिंग्स को पता चल गई। और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि बोलता है कि ऐसा करो, इन संपत्तियों और इन सोने चांदी का ये बेगमें क्या करेंगी, इसका ऐसा करो, इसका यूज़ तो हम अंग्रेज़ों के पास है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अंग्रेज़ सब कुछ सह सकते थे, वो हर बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कभी भी आर्थिक मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप वो किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ना ही आर्थिक मामलों में कोई घाटा उनको पसंद था, क्योंकि वो क्या थे, कंपनी के लोग थे, यानी कि बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन कभी घाटा नहीं चाहता। इसलिए वो आर्थिक हितों को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। तो इस हेस्टिंग्स ने क्या किया, अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया और इनका जो भी सोना चांदी था, इस सोना चांदी को क्या किया, इन्होंने जब्त कर लिया। फैजाबाद की संधि को नकार दिया और जो जॉन मिल्टन था उसको आदेश दिया हेस्टिंग्स से, जाओ अवध की बेगमों के साथ, अवध की बेगमों के पास जो भी संपत्ति है सोना चांदी वो सब लेकर आओ। जॉन मिल्टन गया, अवध की जो बेगमें थी, यानी कि तत्कालीन जो नवाब था आसफुद्दौला, उसकी माता बहू बेगम और उसकी दादी बुर्रा बेगम, उनके पास से जो सोना चांदी बरामद हुआ वो सारा जब्त करके वापस आ गया वारेन हेस्टिंग्स के पास। और जब यही वारेन हेस्टिंग्स वापस जाता है दोस्तों, कहाँ जाता है, वापस जाता है जब इंग्लैंड में, तो बर्क द्वारा इसीलिए इस पर महाअभियोग चलाया जाता है। हालांकि वहाँ की सरकार को भारत के संदर्भ में ये सब पता था कि कैसा क्या चल रहा है, लेकिन उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ लेना देना था अपने आर्थिक हितों की पूर्ति से। इसलिए जब बर्क ने इस पर महाभियोग चलाया तो ये बरी हो गया, हेस्टिंग्स वहाँ बरी हो गया। दूसरा जो आसफुद्दौला के द्वारा जो एक कार्य किया गया वो है 1784 ने इसने मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में एक इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। और गजब की बात है कि ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है कि इस इमाम बाड़े में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नया नवाब बनता है 1779 के बाद नया नवाब बनता है वजीर अली। और इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया तो इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस हिसाब से वजीर अली। तो इसके बाद सादत अली खां आते हैं। और इन संधियों के बाद क्या होता है कि अब मैंने बोला जब शुजाउद्दौला इलाहाबाद की दूसरी संधि, उसके बाद बनारस की संधि, उसके बाद फैजाबाद की संधि, इन संधियों के बाद क्या होता है, अवध एक बफर स्टेट बन जाता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज जब भी उधर से निकलते होते हैं वो पूछते हैं भैया कुछ है, तो नवाब बोलते हैं हाँ बोलिए क्या सेवा
कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी बीवियों के जेवर भी गिरवी रख के अंग्रेजों की आर्थिक हितों की पूर्ति करनी पड़ी थी अवध के नवाब को, इसलिए इसको बफर स्टेट बोला जाता है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, सादत अली खान साहब जब आते हैं तो ये सादत अली खान ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला फिर से दे दिया। मतलब जो 50 कड़ा और इलाहाबाद 50 लाख में जो खरीदा था वो वापस किसे दे दिया? शुजाउद्दौला ने खरीदा था और सादत अली खान आए, उन्होंने वापस दे दिया, फ्री में जाओ ले जाओ। अंग्रेजों को 1801 में इसने क्या किया? बेलेजली की सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। सहायक संधि के में क्या होता था दोस्तों कि सहायक संधि में क्या होता है कि एक जो जिस राज्य के साथ सहायक संधि होती थी वो राज्य अंग्रेजों की सारी शर्तों को मान लेता था और अंग्रेजों की सैन्य सहायता का वचन देता था। बदले में अंग्रेज भी उसको सैनिक सहायता का वचन देते थे और उस राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी उनको, और उस अंग्रेजी सेना का जो खर्च होता था उस जिस राज्य में अंग्रेजी सेना होती थी उस राज्य के राजकोष से उनका खर्चा चलता था। ठीक है, खुश होकर बेलेजली ने इसको राजा की उपाधि दे दी। इसके बाद गाजीउद्दीन हैदर अली खां बनते हैं। 1815 में क्या होता है? हेस्टिंग्स ने इसे बादशाह की उपाधि दी और नसरुद्दीन अली शाह गद्दी पर बैठा और इसी गाजीउद्दीन हैदर अली खां के नाम पर गाजियाबाद का नामकरण हुआ। इसके बाद दोस्तों कुछ खास नवाब नहीं आए। इसके बाद अली शाह आया, अमजद अली आए, आजिद अली शाह, वाजिद अली शाह आए, और इन वाजिद अली शाह के बारे में आपको पता ही है कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह कुछ अलग ही किस्म के इंसान थे। तो ये जो था अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट पर क्या हुआ क्या, देखो दोस्तों क्या होता है कि बोलते हैं ना कि बाहर से पिटा हुआ व्यक्ति घर में आकर पत्नी पे पूरा जोर दिखाता है। उसी तरीके से जब सिंध पर अटैक किया अंग्रेजों ने और सिंध से हार कर आए तो रास्ते में अवध मिल गया, तो डलहौजी ने बोला कुछ नहीं तो कुछ सही। हालांकि अवध पर अटैक करना या अवध को अंग्रेजी शासन में मिलाने का कोई उद्देश्य था नहीं, वो सिर्फ इतना उद्देश्य था कि हाँ कि चलो थोड़ी बेइज्जती हुई तो यहाँ से हम थोड़ा अपने आप को आत्म शांति लेने के लिए। अवध ऐसा राज्य ही नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आवाज़ उठा पाता, वो पहले से ही अंग्रेजों के चरणों में नतमस्तक था, लेकिन वो आत्म शांति के लिए कुशासन का आउटरम से बोला जाओ देखो क्या हो रहा है अवध में। अवध में देखा, आउटरम ने रिपोर्ट दी कि भाई बहुत कुशासन चल रहा, शासन सही से चला ही नहीं पा रहे नवाब वाजिद अली शाह। तो इसी कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और वाजिद अली शाह को क्या कर दिया? नज़रबंद करके कलकत्ता में रख दिया गया। 1857 के विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार भी एक मुख्य कारण बनता था 57 की क्रांति के लिए, 57 की क्रांति के लिए। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था 1857 में, उस समय अवध का नवाब ब्रिजिश कादिर था। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अवध आपका कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पीडीएफ को। हालांकि अगर आपको नोट करना हो तो इसको क्या करना है, आपको पॉज कर लेना है और आराम से नोट कर सकते हैं जो भी इसमें दिया गया है। ठीक है, और पीडीएफ आपको लिंक में मिली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है और हमारी ये लेक्चर सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचा रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए राज्य के साथ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।